नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा। इस खास मुलाकात खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुधांशु कुमार मौजूद है, जो कि बिहार के युवा मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक लेखक भी है, जिनकी किताबों से कई लोग प्रेरित होते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद निशा जी। आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपका मोटिवेशनल स्पीकर आप बने हैं, तो इस फील्ड में आपकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी? खैर, जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि शुरुआत जो मैंने की थी 2008 में। मैं एक क्रिकेट प्लेयर था जी। और पटना में कॉन्सेप्ट क्रिकेट एकेडमी है, जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं विष्णु शंकर सर, उनके अंडर में मैंने प्रैक्टिस की। फिर मैं वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी गया, जहां मैंने राजकुमार शर्मा सर के अंडर में प्रैक्टिस की, जो कि अगर आप जानते होंगे वो विराट कोहली का भी कोच। विराट कोहली सर मेरे सीनियर रहे वहाँ पे। 3 साल, तकरीबन 2 या 3 साल मैंने वहाँ प्रैक्टिस की। करियर भी अच्छा मूव कर रहा था, बट ड्यू टू इंजरीज मुझे उस लाइन से अलविदा कहना पड़ा। वापस जब मैं आया तो मेरे मन में इच्छा थी, मैंने अपने फादर से कहा कि मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता, मुझे इंडिया का टफेस्ट कोर्स करना है जो कि सबसे मुश्किल हो। तो मैंने देखा, रिसर्च किया, मुझे पता चला यूपीएससी सबसे टफेस्ट है। तो अब तो सोच लिया यूपीएससी, बट नेक्स्ट डे ही एक न्यूज़ मैंने देखा जहाँ लिखा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया इन द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जी। तो माइंड चेंज हुआ, मैंने सीए ऑप्ट किया। और सीए ऑप्ट करने के बाद सीए इंस्टीट्यूशंस में मैंने काफ़ी सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। खैर, वहाँ जो बोलता था वो लॉ और ऑडिटिंग और अकाउंट से रिलेटेड था, पर समय के साथ वो बदला और धीरे धीरे मैं मोटिवेशनल क्षेत्र में और ख़ासकर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर के आ गया। जी। जी। ऐसी कौन सी सिचुएशन था कि जहां आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखते हैं? क्योंकि जिस एज में आपने बताया कि आपकी एज 25 साल है, तो महज 25 साल के एज में लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उस एज में आपसे कई लोग मोटिवेट होते हैं, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन था जो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए? प्रश्न तो आपका बहुत सटीक और अच्छा है। जी। 2014 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड को ज्वाइन किया था। 1 साल के अंदर सीए इंस्टीट्यूट में मैंने 7 से 8 इवेंट्स किए, जिसमें कई जगह पे मैंने स्पीचेस भी दिए और मैं स्टेज पे आकर बोलने लगा। बिल्कुल कोई नया स्टूडेंट, कोई नया छात्र हो जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में आता है और आते के साथ वो परफॉर्म करता है, 10 लोगों की टीम को, 20 की टीम को, फिर 100 की टीम को ऑर्गेनाइज करता है, इवेंट्स कराने लगा। तो मित्र ने, सहपाठियों ने, सभी लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, यू आर हैविंग सम कैलिबर, और इसको बढ़ाओ। मैंने थोड़ा उसको और बढ़ाया, थोड़े बड़े स्टेजेस को पकड़ा। सीए इंस्टीट्यूट में ही इंदौर में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जाके मैंने परफॉर्मेंस वहाँ पर दिया, वहाँ पे अपनी स्पीचेस दी। रिकॉग्निशन अच्छा था, मुझे समझ आने लगा कि आई एम अ फाइन स्टोरी टेलर एंड अ स्पीकर। पर इसी बीच में धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो भगवत गीता की तरफ बढ़ा। और भगवत गीता को मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड एक तरफ, भगवत गीता एक तरफ। एक तरफ। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान है वो संपूर्ण उपनिषदों, मतलब 108 उपनिषद का पूरा ज्ञान निचोड़ के डाला गया है, पूरा वेदांत है। तो उस वेदांत को जब कोई पढ़ना शुरू करता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा मनुष्य हूँ, कोई भी मनुष्य उस ज्ञान को जिस दिन पढ़ना शुरू करेगा, he will automatically become a motivator. And that is the basic reason कि जब मैंने भगवत गीता की तरफ हाथ बढ़ाया, मैं वहाँ बढ़ा। श्री कृष्ण की कृपा से मैं उसको थोड़ा बहुत 1% ही सही बट समझ पाया। तो मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जो लोग डिप्रेशन में और अलग अलग प्रकार से जूझ रहे हैं, यूथ जो परेशान है, उनको एक सही मार्ग पे लाने के लिए मैं सहायक बन सकूं। डिप्रेशन की बात आपने कहा है, तो आजकल के ज़्यादातर यूथ है, जो यंगस्टर है, वो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। जो आजकल का जो सिचुएशन हो गया है कि बहुत कम एज में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल निशा जी, और मैं इसमें कोट करना चाहूँगा कि 11-12 वर्ष के लड़के और लड़कियाँ भी डिप्रेस्ड होते हैं।
अब ये सोचने की बात है कि 11 एंड 12, 13 साल से टीनेज एडोलेसेंस शुरू होता है। 13 साल से ग्रोथ, एक्चुअली में बॉडी की ग्रोथ शुरू होती है एज पर बायोलॉजी। पर 11-12 साल के बच्चे भी डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है साइकेट्रिस्ट के पास। ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने भी इस पर बहुत सोचा। सोचने के बाद जो क्रक्स मेरे सामने आया, जो मैं समझ पाया, जो हमारी डिज़ायर है हर चीज़ को पाने की इच्छा, जी। वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है समय के साथ कि एक 1 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा, उसके अंदर भी डिवोट बहुत डिज़ायरस होता है। आप आज से 20 साल 30 साल पहले चले जाएं तो वो इतने डिज़ायरस नहीं होते थे। उन्हें पता होता था हमारी क्षमता कितनी है, हमें मिल कितना सकता है और हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आगे बढ़ने की इच्छा होती थी तो उसके लिए काम करने की इच्छा होती थी। आज थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। आज डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा अधिक हैं, लेकिन काम करने की इच्छा उतनी ही कम। या यूँ कहें कि वॉन्ट्स और जो डिज़ायर है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, और जो रिसोर्सेस है जी। वो कम होते जा रही है। तो इस वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जो बच्चे, जो आजकल के 11-12, जिनकी उम्र है महज 11-12 साल की, और जो यूथ हैं, वो आत्महत्या करने पे भी विवश हो जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सुइसाइड जो अटेम्प्ट करते हैं तो वो सबसे खतरनाक तरीका होता है, सबसे गलत होता है, जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म, आत्महत्या करना मतलब साक्षात भगवान विष्णु का अपमान करना। बिल्कुल आपने सही कहा। दुनिया का सबसे महादान, ऐसे हम सुनते हैं, कहा जाता है गौदान, रक्तदान, अन्नदान, बहुत प्रकार के दान हैं, द्रव्यदान। सबसे महान दान जो होता है वो मैं मानता हूँ वो है शरीर का दान, जो एक माता और पिता मिलके अपने पुत्र या पुत्री के लिए करते हैं। वो अपने शरीर का एक अंश निकाल कर उसे शरीर दे देते हैं। जी। इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। अगर उस दान की आप इज्जत नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, तो ये तो गलत है। दूसरी बात आत्महत्या की, तो आत्महत्या पे मैं एक छोटा सा इस पर कोट करना चाहूँगा। उपनिषदों में लिखा है, जो हमारे महाउपनिषद हैं, उनमें कहा जाता है कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने के बाद वो जिस सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाता है, अभी जिस हम वर्ल्ड में हैं इसको मेटरलिस्टिक बोलते हैं, भौतिक दुनिया। इस भौतिक दुनिया से अलग परे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ एनर्जीज। क्योंकि कहा जाता है जो आत्मा है, सोल है, दैट इज़ अ एनर्जी, एंड एनर्जी कांट बी ब्रोकन। आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी को ना तोड़ सकते हैं, ना मरोड़ सकते हैं, ना काट सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो अपने फॉर्म में ही रहता है, बस वो फॉर्म्स को चेंज करता है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता ना है। तोड़ा जा सकता है। वो अमर, अजर और हमेशा रहेगा, उसका बस फॉर्म चेंज होता है। तो जी। अगर कोई आत्मा एक शरीर को धारण करती है कुछ समय के लिए, मान लेते हैं 60 साल 65 साल, और उस समय के लिए वो आत्मा उस शरीर को धारण करके आती है, और एक कष्ट को ना झेल पाने के कारण या किसी कारण से वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो जब उस दूसरी दुनिया में जाते हैं, जब उस अलग वर्ल्ड में जाते हैं, तो उस समय वो ऊर्जा का संचार वहाँ पर और बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिस दुख को आपने इस मेटरलिस्टिक लाइफ में फेस करके आत्महत्या कर ली, वो जो सोल वर्ल्ड होगा वहाँ जाने के बाद उसका इंटेंसिटी 1000 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जी। और उससे भी 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ आपको वहाँ होने वाली है। सो आत्महत्या बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं है। आप क्या सोचते हो और क्या सिस्टम यूज़ करते हो जब आप कोई मोटिवेशनल टॉपिक रिसर्च करते हैं? तो ऐसा कौन सा सिस्टम आप यूज़ करते हैं? कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता होगा जिससे आप मोटिवेट करते होंगे लोगों को, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताइए। देखिए, एक बात तो है, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, जी। पर मैंने अभी तक जो भी काम किया, जो भी मोटिवेशन के क्षेत्र में किया, तो जब मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी शुरू की तो मैंने सोचा कि इसका जो रिसर्च है वो घर बैठ के नहीं हो सकता। किताब से किसी चीज़ को पढ़ना, उसका जानकारी लेना, और उसके बाद जो लर्नेड पर्सन्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको हम देखें, उनको हम थोड़ा स्टडी करें, दैट इज़ अ फाइन पॉइंट।
उससे थोड़ा नॉलेज होता है। पर जब नरेंद्र नाथ दत्त, आपने नाम सुना होगा, जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी बने, जी। तो नरेंद्र नाथ दत्त ने जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा था, जब वो शरीर त्याग रहे थे सन 1886 में, कि आप तो शरीर त्याग के जा रहे हैं, अब आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि पुत्र, अनुभव ही ज्ञान है। योर एक्सपीरियंस इज योर नॉलेज। अनुभव से बड़ा ज्ञान कुछ नहीं हो सकता है। सिंपली इसको समझे, अगर मान लीजिए निशा जी आप शिमला जाकर आई हैं और जी। मैं शिमला कभी नहीं गया, और कोई मुझसे पूछे कि भाई शिमला कैसे जाना है, तो मैं उसे गूगल सर्च करके बता दूंगा। बट आप जो उसको ज्ञान देंगी वो परफेक्ट होगा, क्योंकि आप वहाँ जाकर आए। जाकर आइए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस रहता है। जी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस बहुत महत्व चीज़ होती है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, तो इसी एक्सपीरियंस को मैंने अपना नॉलेज का सोर्स बनाया। मैं ट्रैवल करता हूँ, सोलो ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया, भारत के बाहर भी हर जगह ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। सोलो ट्रैवल होता है, अकेले जाता हूँ। जी। और लोगों से मिलने के बाद मेरा जो स्टडी होता है वो ह्यूमंस पे होता है, क्योंकि एक किताब भी जो मनुष्य लिखता है, तो उसमें एक मनुष्य का अपना जो थ्योरी होता है, अपना जो इवोल्यूशन ऑफ माइंड है, इवॉल्विंग, वो अपने उस किताब में डालता है। मतलब अगर मैं एक किताब को पढ़ता हूँ तो मैं एक मनुष्य की थिंकिंग को पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मैं एक ट्रिप पे निकलता हूँ तो मैं एक ट्रिप पे कम से कम 500 लोगों से मिला, 1000 से मिला, तो मैं 1000 लोगों के मेंटलिटी को जान पाता हूँ। तो उससे वो ज्ञान और ज़्यादा विकसित होता है। जी। सबसे डिफ़िकल्ट बात क्या है एक मोटिवेशनल स्पीकर होने का? क्योंकि आपसे बहुत लोग रूबरू होते होंगे, बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते होंगे, फ्रस्ट्रेट रहते होंगे, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा उस सिचुएशन को, उस इंसान को सँभालना और उसके बाद उसको मोटिवेट करना, तो वो कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट होता होगा? बिल्कुल। अभी जो मार्केट सिनेरियो है, मैं बिल्कुल मार्केटिंग के व्यू में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो मेरे इवेंट्स होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और मैं मैक्सिमम इवेंट्स अपने फ्री में करता हूँ। खासकर कर बच्चों के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको ये ज्ञान मिलना चाहिए। आज 30-40 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो 10th के नीचे जो पढ़ाई कर रहे हैं भारत में, तो उन 40 करोड़ जो बच्चे हैं उनसे मैं पैसे लेकर उनको ज्ञान नहीं बांटना चाहता, तो वो मैं इवेंट्स भी फ्री में करता हूँ। जी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि मार्केट में एक अलग तरह का सेंसेशन चला है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं खुद जब स्कूल डेज़ में था मैंने कुछ मोटिवेशनल इवेंट्स अटेंड किए, और मैक्सिमम मोटिवेशनल इवेंट्स में होता क्या था कि मोटिवेशनल इवेंट शुरू होता था, रूम को डार्क किया जाता था, सामने एक बड़ा सा पीपीटी खुलता था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और एक बंदे, एक मोटिवेशनल स्पीकर आते थे और वो ज़ोर से बोलते थे, यस यू कैन डू इट। अंदर वो चिंगारी सबकी जलने लगती थी, रोंगटे बाल वाल सब खड़े हो जाते थे, सारे खुश हो जाते थे, बहुत एनर्जी आ गई, आज तो जाएंगे घर पे, आज तो ये 16 घंटा पड़ेगा, वो 18 घंटे पड़ेगा, इसको आईएएस बनना है, इसको सीए बनना है। एवरीवन इज़ एनर्जेटिक। वहाँ से बाहर निकलते थे, घर से कॉल आता था, अरे ऐसे हो गया, दोस्त का कॉल आता था, अरे वैसे हो गया, 5 मिनट में वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और आश्चर्य की बात है कि एजुकेशन रेट इंडिया में इतना बढ़ने के बाद भी ऐसा मोटिवेशन आज भी चल रहा है। मुझे क्या फेस करना पड़ा परेशानी, वो मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा।